जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी लास्ट क्लास में हमने केस डायरी पढ़ा था। किस धारा में केस डायरी बताई गई है? एनओ सीआरपीसी की कौन सी धारा केस डायरी की बात करती है? 172। 172। बहुत बढ़िया। ये सवाल कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें कि केस डायरी के विषय में बात पूछी जाए तो आपको 172 को टिक करना है। ठीक है। अब 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जब कंप्लीशन हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट तैयार करता है अपनी, और उसे रिपोर्ट ऑफ 173 कहा जाता है। तो कह रहा अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। ये कह रहा है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। देखिए ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जो इस अध्याय के तहत इस संहिता के तहत जो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे? विदाउट डिले किए जाएंगे। ठीक है। चूँकि शैल वर्ड आया है तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है कि इसमें कोई अनावश्यक डिले पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एनू? और सेक्शन 1A जोड़ा गया है। ये 1A जोड़ा गया है 2008 से, और ये कह रहा है कि द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, D, DA, DB और 376E of the Indian Penal Code 45 of 1860 shall be completed within 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station। और इसमें कुछ धाराएं दी हुई हैं जो कि रेप से संबंधित हैं, बलात्कार से संबंधित हैं। इन धाराओं के बाबत यदि कोई इन्वेस्टिगेशन है तो उसको 2 मास के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा 173 का सबसेक्शन 1A कह रहा है। और शैल वर्ड है तो ये भी मैंडेटरी है कि विद इन 60 डेज आप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें। कब से? जब से उसके बाबत पुलिस के द्वारा उसकी सूचना यानी कि FIR दर्ज हुई है पुलिस के पास। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? सब सेक्शन 2 कह रहा है, इसका 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एज सून एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू आ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग। ये कह रहे हैं जैसे ही वह पूरा होता है, वह क्या मतलब? इन्वेस्टिगेशन जैसे ही वह पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी। तो 2(1) में बताया है कि क्या क्या बातें कथित होनी चाहिए, क्या क्या बातें उसमें लिखित होनी चाहिए। ये कह रहा द नेम्स ऑफ द पार्टीज़, पक्षकारों के नाम लिखे जाएंगे। पक्षकार कौन कौन होंगे उसमें? एक तो कंप्लेनेंट होगा जिसने कंप्लेंट की है, आके FIR की है ना। और दूसरा वो लोग होंगे जिनके खिलाफ FIR हुई है या जिनके विरुद्ध मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कुछ। तो नेम ऑफ द पार्टीज़। नंबर B बताएगा द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इत्तला का स्वरूप क्या है वो बताया जाएगा। C कह रहा द नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे जाएंगे। ठीक। D कह रहा वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू जी
आकाश शर्मा जी क्लास से जुड़े हैं, वेलकम आकाश जी। हमारे साथी है सर, हमने इनको लिंक भेजा है अभी। जी 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 जी, वेलकम आकाश जी, स्वागत आपका जी। whether any offense appearance whether any offense appears to have been committed and if so by whom, और ये बताया जाएगा कि क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, किसके द्वारा वो किया गया है। ठीक है। whether the accused has been arrested, क्या अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है। भाई अब बहुत सारे मामले ऐसे हैं ना, जैसे कि 41A के नोटिस पे पुलिस जो है 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों में क्या करती है पुलिस, कि उनको जो है वो 41A का नोटिस सर्व करा के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लेती है और उसको छोड़ देती है कि जब आपके खिलाफ 173 की रिपोर्ट कोर्ट में चली जाएगी तो कोर्ट विल समन यू, और कोर्ट के समन पे वो उसको हाजिर आना पड़ता है। ठीक है। तो अब गिरफ्तारी जो है 7 साल से ऊपर वाले जो मामले हैं उनमें गिरफ्तारी पुलिस सामान्यतः करती है, और 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों में पुलिस जो है वो 41A के नोटिस पे एक्यूज़ को इस शर्त पे छोड़ती है, इस मुचलके के साथ छोड़ती है, पीबी ले लेती है कि भाई आपको यदि कोर्ट समन करेगा तब आप कोर्ट के समक्ष हाजिर हो जाइएगा जाके। इज़ दैट क्लियर जी। ये कह रहा वेदर ही हैज़ बिन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ सो वेदर विद और विदाउट श्योरिटीज़। अभी अगली बात कह रहा है कि क्या उसे बंदपत्र पर छोड़ दिया गया है, और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंदपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित है। क्या समझे भाई, आप पीबी लेकर भी छोड़ सकते हैं, पीबी के साथ आप श्योरिटी भी मांग सकते हैं। तो ये बताया जाएगा कि विद श्योरिटी पीबी लिया गया है कि विदाउट श्योरिटी पीबी लिया गया है। इज दैट क्लियर कल्पना जी? जी सर। यस सर। और कह रहा है आगे G2 का G कह रहा है कि वेदर ही हैज़ बिन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। भाई जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, कस्टडी में भेजा जाएगा। आकाश जी आप समझ पा रहे हैं, हम लोग धारा 173 पढ़ रहे हैं आकाश जी, और धारा 173 CRPC को हम देख रहे हैं। आपके पास बेयर एक्ट है CRPC का, क्लास में आज आप हैं या नहीं हैं अभी? आ रही है आकाश जी आपको? माइक खोल के आप बात बताइए। माइक सकता है सर, अभी उनको ये हाँ नहीं माइक खोला है उन्होंने। माइक नीचे माइक का जो बटन है उसको आप ऑन कीजिएगा। हाँ कर दिया उन्होंने, तो माइक आपकी आवाज आएगी। माइक खोल लिया है जी। आकाश जी आवाज़ आ रही है आपको? शायद उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, आप बने रहिए क्लास। 173 का हाँ 173 का जो ए है सर जी, तो ये अपवाद नहीं हुआ उसका जो 167(2) का, क्योंकि वहाँ पे जो हीनियस क्राइम उसमें उससे ऊपर के उनमें 90 दिन में चार्जशीट आनी थी, और इसमें 60 डेज में आ रही है क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड अपराध है। हाँ तो ये उसका एक अपवाद भी बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, बल्कि 2 मास आप यहाँ देखिए, इसको 60 डेज मत देखिए, 2 मास। ठीक है ना, इसमें 2 मास का प्रावधान किया हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ डेज में बात लिखी हुई है तो वहाँ डेज को आप डिस्कस कीजिए, जहाँ मंथ की बात की हुई है वहाँ मंथ को आप डिस्कस कीजिए, है ना। क्योंकि 60 डेज तो पूरे 60 डेज ही होंगे, और कई बार अवस्था ये होती है कि 2 मास में कई बार 62 डेज भी हो सकते, 61 डेज भी हो सकते हैं, कई बार
59 डेज भी हो सकते हैं। क्यों? मान लीजिए फरवरी का माह आ गया तो फरवरी के मास की दिनों की गणना की जाएगी। जी 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 जी, हाँ। वो मंथ ही काउंट होगा। हाँ, तो मंथ, और जहाँ डे बाकायदा जहाँ डे लिखे हों वहाँ डे पढ़िए, जहाँ मंथ लिखे हों मंथ पढ़िए। आप 2 मास को 60 डेज मत पढ़िए। और कई बार प्रीलिम्स में सीधा यही सवाल आता है, कई बार सीधा यही सवाल आता है कि 2 माह है कि 60 डेज है, ऐसा कुछ घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो वहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सही जवाब देंगे। अब एच फिर कुछ कह रहा है स्पेशल महिलाओं से संबंधित अपराध के विषय में। ये कह रहा है वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, वही सेक्शन है जो ऊपर दिए हुए हैं 1A में, वही एच में कहा है कि क्या उस स्त्री का मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रमाण पत्र या मेडिकल कोई रिपोर्ट बनी है तो वो 173 की रिपोर्ट के साथ अटैच है या नहीं है। तो ये बात 2H कह रहा है। 2J कह रहा है कि क्या स्त्री के चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट संबद्ध की गई है जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा सच एंड सच, वही रेप से रिलेटेड सारी धाराएं हैं। ठीक है ना? तो हमने पीछे पढ़ा था कि वो रेप पीड़िता जो है कई बार अपना मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार कर देती है, तो वहाँ रिपोर्ट कहाँ से आएगी? क्या पढ़ा था हमने कि मेडिकल टेस्ट के लिए या तो स्त्री स्वयं अपनी तरफ से सम्मति देगी या उसकी तरफ से सम्मति देने के लिए जो व्यक्ति हैं वो सम्मति देंगे, उसके गार्जियन। हाँ, या सक्षम व्यक्ति जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मान लीजिए कोई नाबालिग है स्त्री, तो नाबालिग की अवस्था में उसकी सम्मति तो शून्य है, उसकी तरफ से उसके गार्जियन सम्मति देंगे। या फिर कोई ऐसी स्त्री है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो नहीं दे सकती अपनी सम्मति, उसकी सम्मति शून्य है। तो वैसी अवस्था में वो कह रहा है 2H कि क्या उसकी चिकित्सीय परीक्षा कराई गई थी, और कराई गई थी तो फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आप लगाएंगे साथ में। और इसका 2 का सेकंड कह रहा है द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given। और ये कह रहा कि वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। जिसने इन्वेस्टिगेशन रूपी मशीनरी को स्टार्ट किया था तो उसको भी तो आप सूचित करेंगे कि भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये जिस्ट निकल के आया है। तो सेकंड का उपधारा 2 का सेकंड पार्ट यही बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई थी उस व्यक्ति को भी आप इत्तला देंगे कि भाई आपका मामला ये कंक्लूड हो गया है और ये इसका जिस्ट निकल के आया है। इज दैट क्लियर? ओमेंद्र कुमार जी क्लास से जुड़े हैं, वेलकम ओमेंद्र जी। जी, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है 173 का थर्ड उपधारा 3 क्या कह रही है ये देखते हैं। ये कह रहा है वेयर आ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। तो 158 में हमने क्या बताया था कि 158 में एक ऐसा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन के और कोर्ट के बीच की कड़ी होगा। सामान्यतः कौन होता है वो भाई? सर सीओ, और आपके यहाँ अब जहाँ कमिश्नरेट लागू हो गई है वहाँ ACP है ना। तो कह रहा है जहाँ धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहाँ ऐसी
किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे। इज दैट क्लियर? भाई जो केस डायरी के पर्चे होके आते हैं, जो केस डायरी आती है फाइनली, वो सीओ की जो है एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, सीओ के पर्यवेक्षण में, सीओ के निरीक्षण में सीओ उसको माइन्यूटली चेक करते हैं और सीओ के बाद फिर सीओ की पेशी के माध्यम से वो कोर्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। इज दैट क्लियर? 173 की उपधारा 4 बता रही है कि whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. नंबर 4 कह रहा है कि जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंदपत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंदपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे। भाई मजिस्ट्रेट क्या करेगा फिर? जब उसके सामने कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी और ये बताया जाएगा कि भाई इस बंदे को बंदपत्र पर छोड़ा गया था, अब मजिस्ट्रेट के सामने जब फाइल आती है तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट नोटिस इशू करते हैं फिर उस पार्टी को जिसके खिलाफ मामला बन के आ जाता है, जिसके खिलाफ 173 की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके लिए फिर मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे वैसा आदेश करते हैं 173(4) में। सामान्यतः उसे तलब किया जाता है। हो रही है? हाँ जी, दोबारा से रिपीट कर दे एक बार। अच्छा, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। हैनू, कल्पना, हाँ जी सर। आवाज़ आपको भी ब्रेक हो रही है क्या? हाँ चलो दोबारा बोल रहा हूँ 173(4) दोबारा बोल रहा हूँ। जी। 173(4) ये कह रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी जी, एक मिनट। जी, अब ठीक है आवाज़? जी जी सर। सर। जी, हम लोग 173(4) देख रहे थे जिसमें आवाज़ ब्रेक हो गई थी। आप दोबारा देखते हैं। 174 ये कह रहा कि whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. तो नंबर 4 में ये बताया गया है कि जब पुलिस रिपोर्ट कोई आती है 173 में मजिस्ट्रेट के पास और वो उसमें बॉन्ड लगा के भेजेगा, अगर उसको पीबी पे छोड़ा गया होगा, किसको? एक्यूज को, तो फिर मजिस्ट्रेट उस बाबत जो है ये अपना आदेश जारी करेंगे जैसा वो उचित समझे। ठीक है भाई, सामान्यतः क्या होता है, समन इशू होता है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट आई है कि भाई आप यहाँ आप कोर्ट के समक्ष आ जाइए, और फिर सामान्यतः वहाँ कोर्ट के समक्ष आके वो जो उसका पुराना बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है और कोर्ट अपने समक्ष जो है उससे नई जमानती, नया बॉन्ड अपने तरीके से मांग लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ 41A के नोटिस के बाद चार्जशीट, इसी को कहते हैं सर कि चार्जशीट आने के बाद में फिर दोबारा से बेल कराते हैं। हाँ, वो मतलब वहाँ तो बहका देते हो जी, हमें थाने से बेल दे दी थी। हाँ, वहाँ वो थाने की बेल यहीं तक है बस। यहाँ जब कोर्ट के समक्ष आपकी रिपोर्ट आ गई है, फिर कोर्ट आपको समन से आउट करके आपको कहेगी कि आप आइए, और उसको सही माने में पक्की जमानत बोलते हैं कि भाई पक्की जमानत अब कोर्ट से करा लो, थाने वाली तो कच्ची थी, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में, है ना। और कई बार उनको फिर झटका लगता है कि जी वो तो पुलिस ने तो हमारे से पैसे भी ले लिए थे इस काम के बहुत सारे, और फिर हमें जमानत यहाँ भी करानी पड़ रही है ना। चलिए, उपधारा 5 कह रही है व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ ए केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। कह रहा जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है,
तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भी भेजेगा। क्या क्या भेजेगा? ए, ऑल डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन proposes to rely other than those already sent to magistrate during investigation। वे सब दस्तावेज या उसके सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं, जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है। भाई जो चीज़ पहले ही भेजी जा चुकी हो वो दोबारा थोड़ी भेजी जाएंगी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली कोई बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो जिन पर प्रोसिक्यूशन को रिलाई करना है, जिन पर प्रोसिक्यूशन अपना केस स्टैंड करने वाला है, वो सब दस्तावेज उनके साथ रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा। मामला वो उन पर जिन पर 170 लागू होती है। 170 किस पे लागू होती है? देखिए 169 और 170 दोनों धाराएं हम पढ़ के आए हैं पीछे। 169 में क्या है एनु? 169 सेक्शन क्या कहता है? जब एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस हो ना, उनकी सफिशिएंट एविडेंस हो तो तब मजिस्ट्रेट के जब सामने साक्ष्य उनको भेजें। अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना है। 169 में और 70 में हाँ। 170 में सर हाँ हाँ बोलो 170 में साक्ष्य पर्याप्त हो तब मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेजा जाना है। जी जी जी। तो 169 में डिफिशियंसी ऑफ एविडेंस बात आई थी और 170 में सफिशियंसी ऑफ एविडेंस की बात आई थी। तो ये 170 वाली बात बता रही है उपधारा 5 जो है। भाई अगर डिफिशियंसी है तो फिर क्या भेजें उसके साथ, जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। और सबसेक्शन 5 कह रहा है कि यदि सफिशियंट है 169 है तो सर फिर एफआर भेज दी जाएगी ना उसमें। यस फाइनल रिपोर्ट ही आएगी वो भी, हाँ। लेकिन वो उसमें फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी हाँ एक्यूज के विरुद्ध। भाई उसके खिलाफ कोई साक्ष्य ही पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए? ठीक है ना। और सेक्शन तो वो भी सर पुलिस रिपोर्ट ही है। हाँ बिल्कुल एफआर है बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रारूप, बस वो एफआर की श्रेणी में उसको एफआर बोलते हैं है ना। यहाँ चार्जशीट के रूप में आ रही है 170 में, ठीक है ना। 5 का बी कह रहा है द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन्स whom द प्रोसिक्यूशन proposed टू एग्जामिन एज इट्स विटनेसेस। और उपधारा 5 का ख कह रहा है कि उन सब व्यक्तियों के जिनकी साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है। धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन, तो सारे 161 के अधीन जो कथन किए गए थे वो सारे कथन भी भेजे जाएंगे। ठीक है भाई, उन कथनों के ऊपर ही तो अपना केस प्रोसिक्यूशन, मतलब उसकी जो नींव है उसके केस की, वो सारी पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वही तो है सब। उपधारा 6 कहती है इफ़ द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स और दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द accused इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। तो 6 उपधारा 6 कह रही है 173 की कि यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोक हित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए, ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्या समझे? छठा पार्ट क्या समझा रहा है? कल्पना क्या समझ आया? 173 का 6 क्या कहना चाह रहा है? सर इसमें तो मुझे लग रहा है कि जो पीड़िता का बयान है वो उसके बयान ऐसे हो उनको निकाल सकता है, या कोई और एसेंशियल ऐसा लगता है कि एक्यूज से रेलिवेंट नहीं है किसी और इन्वेस्टिगेशन से, तो उसको भी अपने रख सकता है।
एक तरह से उपधारा 6 ये बताना चाह रही है कि कोई बात यदि उसकी केस डायरी में कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसको कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं लग रही है ना, तो वैसे पार्ट को वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस पार्ट को जो है वो अभियुक्त को प्रदान ना करे, एक्सक्लूड कर दे इसे। हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कुछ जा रहा हो मामला, हालांकि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ ये लिखते ही नहीं है पहली बात तो कोई चीज़, लेकिन फिर भी उपधारा 6 का जो जिस समझ आ रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा भाग है कार्रवाई की विषय वस्तु से जो सुसंगत नहीं है, इर्रिलेवेंट है उससे, ठीक है, और यह अभियुक्त को प्रकट करना वो न्यायहित में आवश्यक नहीं है उसका, तो ऐसे अप्रकटीकरण के लिए ऑनरेबल मजिस्ट्रेट से वैसा जो अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा नोट रख के ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस भाग को वो जो कॉपी दी जाएंगी, किसे, एक्यूज को जो कॉपी दी जाएंगी उसको एक्सक्लूड कर दे। ठीक है जी, समझ आया कुछ? हाँ जी, ओमेंद्र कुमार जी, आपको आवाज़ आ रही है? ओमेंद्र जी, चलिए। आकाश भाई आप बताएं, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर क्या ऐसे कल्पना, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप दोबारा बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सदप, 7 बजे की क्लास खुद करवा के और आप 7:30 बजे आ रही हैं, बहुत बढ़िया। सर सॉरी सर, वो बहन को भिजवाया, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, बड़ी वाली सिस्टर की। क्या हो गया? उनको वोमिटिंग की दिक्कत हो रही है कुछ फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा, एसिडिटी वगैरह बन रही, वोमिटिंग हो रखी है, इसलिए उनको भिजवाया, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मतलब भिजवाया कहाँ? उनकी ससुराल भिजवाया या उनको हॉस्पिटल भिजवाया, कहाँ भिजवाया? नहीं, भाई के साथ उनको डॉक्टर के यहाँ पर भिजवाया था अभी। वो पूरी बात बताओ ना आप। ये बोल सकते थे डॉक्टर के पास भेजा है। अब वो भिजवाया शब्द से ऐसा आ रहा था कि जैसे वो मायके आई हुई हो बेचारी और उसको वोमिटिंग होगी मिले से अपने इसके घर छोड़ा हो या वहीं करना जो करना। जी, अब उपधारा 7 देखते हैं 173 की। कह रहा वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंड्स इट्स कन्वीनियंट सो टू डू, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to in subsection 5। और उपधारा 7 कह रही है कि जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है, वहां वह उपधारा 5 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। देखिए यहाँ 173(7) में ये प्रावधान है कि जो आईओ है वो भी एक्यूज़ को कॉपीज़ दे सकता है अगर वो सुविधापूर्ण समझे तो। सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि जब कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है उसके बाद फिर नकलें तैयार होती हैं और आरोप लगाने से पहले, हमारे ऊपर चार्ज लगाने से पहले हमको कॉपीज़ दी जाती हैं। ऐसा होता है ना? 207 CRPC में कॉपी सप्लाई करते हैं। हाँ, 207 CRPC, बल्कि उससे पहले भी आईओ चाहे तो दे सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा वो समझता ही नहीं आईओ। ना जब तक उसको समझाया ना जाता हो तब तक ना समझता हो। जी, और उपधारा 8 देखते हैं क्या कह रही है। उपधारा 8 कह रही है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर ए रिपोर्ट अंडर subsection 2 has been forwarded to magistrate, and where upon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further reports regarding such evidence in the form prescribed
and the provisions of subsection 2 to 6 shall, as far as may be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2। तो 173(8) ये कह रहा है कि अगर एक बार 173 की रिपोर्ट कोई सबमिट कर दी गई है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिर भी जारी रखी जा सकती है। ये 173(8) कह रहा है। ये कह रहा है इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि 173 की रिपोर्ट अगर एक बार दाखिल हो गई तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं हो सकती। फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173(8) में फिर भी हो सकती है, ठीक है। और कहा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा और उपधारा 2 से 6 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा 2 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। मतलब कि देखिए रिपोर्ट और रिपोर्टें सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है। हाँ बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि 173 में रिपोर्ट आने के बावजूद फर्दर इन्वेस्टिगेशन यदि मामले में कोई तथ्य ऐसे बचे हुए हैं या कोई एक्यूज ऐसे बचे हुए हैं कि उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जा सकती है। और रिपोर्ट या रिपोर्टें ये बात आई है तो ये नहीं है कि 173 में रिपोर्ट आने के बाद फिर दूसरी एक ही रिपोर्ट आ सकती है, वहाँ एक से अधिक रिपोर्ट भी आ सकती है। मान लीजिए एक किसी मामले में बहुत सारे एक्यूज़ हैं, होता है सर। हाँ, कुछ एक्यूज़ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उनके खिलाफ रिपोर्ट कोर्ट में आ गई और बाकी के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उनके खिलाफ अगली रिपोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसको बोलते हैं वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ये 173(8) कह रहा है, ठीक है। और 173(8) जो है एक तरह से आप इसे मान लीजिए जिसमें हम री इन्वेस्टिगेशन के आदेश कराने के लिए कहते हैं कि वे पुलिस कप्तान के पास जाते हैं कि सर इन्वेस्टिगेशन को आप दोबारा फिर इसका पहिया चलाइए, एक बार दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराइए, है ना। ये अवस्था जो है अगर 169 की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद भी 173(8) में आदेश हो जाते हैं। मान लीजिए नहीं संतुष्टि हो रही है परिवादी की, कंप्लेनेंट की, वो बाद में फिर रिक्वेस्ट करता है उच्च अधिकारियों से जाके, है ना। इवन कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन के आदेश कह सकता है, कई बार कह सकते हैं जब हम चैलेंज करते हैं 169 की रिपोर्ट को तो कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए तो इवन कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन के आदेश दोबारा कह सकते हैं आप दोबारा जांच कीजिए, मुझे कुछ इसमें लोचा लग रहा है। एक बार में सर हम भी तो प्रोटेस्ट पिटीशन डाल देते हैं ना, हाँ, उसमें कोर्ट फिर से इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर देती है। हाँ, उसमें कोर्ट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो री इन्वेस्टिगेशन आदेश करे, चाहे उसको वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट करके खुद ही संज्ञान ले ले कि आओ मेरे सामने गवाह पेश करो, है ना। इज दैट क्लियर? जी सर। जी, एक केस लो लिख लीजिए, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 618। धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 618। ये धारा ये जो केस लो है ये बता रहा है कि पुलिस अधिकारी की क्या शक्ति है 173(8) के बारे में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 173 की उपधारा 8 के अधीन जो है पुलिस अधिकारी की शक्ति अनिर्बंधित है और वह इस धारा की उपधारा 2 के अधीन रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात आगे भी अन्वेषण कर सकता है। क्या समझे? ये कह रहा द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 173 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, उस पर कोई निर्बंधन नहीं है। एंड ही कैन कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन
even after filing of a report under subsection 2 of this section। ये धर्मपाल केस में कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है सदब? जी सर, तो ये लैंडमार्क जजमेंट हुआ सर इस पर जी। कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पावर तो पुलिस रिपोर्ट आने के बाद भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो निर्बंधन है, उस पर कोई उस फाउंडेशन पर कोई पाबंदी इस बात की नहीं लगाई जा सकती कि सर इसमें तो ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी है। तो वो एक रिपोर्ट 173(8) मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। 173(8) अपने आप में चीख चीख के कह रहा है कि वो रिपोर्ट करे या रिपोर्टें करे, मतलब एक के बाद एक बार री इन्वेस्टिगेशन करे या 2 बार करे या 4 बार करे, जब तक उसे कोई तथ्य मिल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन मिल रही है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन री इन्वेस्टिगेशन का स्कोप हमेशा खुला हुआ है। केवल और केवल इस कारण कि भाई 173(2) में रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर कोई बार नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई निर्बंधन किसी किस्म का नहीं है। इज दैट क्लियर? ओमेंदर जी, आप सुन पा रहे हैं हमारे डिस्कशन को? माइक खोल के बात कीजिए ओमेंदर जी, आपके पास माइक। आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ हमारी तरफ नहीं आ रही है। कुछ माइक में समस्या है आपकी तरफ से, कुछ हो सकता है। आकाश शर्मा जी, आप बताइए। ओके 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 ओके, थैंक यू जी सर, क्लियर है जी जी। अब अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 174 है, और 174 जो है ये बात करता है किस बारे में? पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एट्सेट्रा, आत्महत्या आदि के मामलों में पुलिस की जांच की बात करता है 174 CRPC। ये कहता है कि व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquests, and unless otherwise directed by any rule prescribed by the state government or by general or special order of the district or subdivisional magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there in the presence of 2 or more respectable inhabitants of the neighborhood shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, brushes up, and report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, brushes, and other marks of injury as may be found on the body, and stating in what manner or by what weapon or instrument, if any, such marks appears to have been inflicted। तो 174 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जहाँ आत्महत्या आदि, देखिए आदि जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ एक सीरीज़ बनती है, फिर आगे यहाँ आत्महत्या को एक बात बताई है और फिर एटसेट्रा शब्द लिख दिया गया है, तो आगे जो बॉडी है सेक्शन की वो खोल के बताती है फिर कि किस किस बारे में ये बात की जा रही है। तो ये कह रहा है कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, एक बात, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, ठीक है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से मरा है
जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के ब्रेक हो रही लिए। है आवाज। जी, फिर ब्रेक हो रही है। सभी को ब्रेक हो रही है या अमित को ही ब्रेक हो रही है भाई? कल्पना, आकाश, सदर, हाँ जी सर। ब्रेक हो रही है सर आवाज। ब्रेक हो रही है। चलिए देखते हैं। जी, हाउस वॉइस नाउ बेटर? जी अमित, अब आवाज़ कैसी है भाई? ठीक है सर। अब जी, चलिए दोबारा 174 का हिंदी वर्जन दोबारा शुरू से देख लेते हैं। ये कह रहा है, जब पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी या राज्य क्लियर है सरकार सर। जी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट की किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वह उस स्थान को जाएगा। वहाँ ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहाँ पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाएं वर्णन होगा और वह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। तो एक तरह से उस बॉडी की वो जांच करेंगे, जाके देखेंगे कि भाई ये किस कारण से इसको किसी मशीन के द्वारा मारा गया है या किसी पशु पक्षी के द्वारा मारा गया है ना, या फिर ये किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया है, तो उसकी एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। और 174 की उपधारा 2 कह रही है कि द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स बाय सो मैनी ऑफ देम एज अकर देयरइन एंड शैल इन फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हों हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी। 174 की रिपोर्ट। ठीक है। और 174(3) कह रहा है कि वैन पंचनामा है क्या? हाँ, इसको वो पंचनामे वाली बात है कि बुला के पता करते हैं, दिखाते हैं कि भाई ये घटना इस प्रकार की है, देखो ऐसे ये जलने के द्वारा घाव कैसा है, किस प्रकार मारा गया है। ठीक है ना। तो वो ये पंचायतनामा, पंचनामा उसी को बोलते हैं। और नंबर 3 कह रहा है व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय ए वुमन। सर हाँ जी जी बोलो। तो सर फिर ये इस चीज से तो ये भी निकल के आ रहा है कि यहाँ पर कि हत्या हुई है, तो आत्महत्या तो नहीं कहेंगे इसको जब ये सारी चीज की इंक्वायरी करेंगे। हाँ, वो आत्महत्या, देखेंगे आत्महत्या आदि शब्द आया है ना, तो वहाँ अगर आत्महत्या वाली बात आ रही है तो आत्महत्या की रिपोर्ट भेजेंगे, यदि हत्या की रिपोर्ट आ रही तो हत्या की भेज देंगे, किसी एक्सीडेंट की आ रही तो एक्सीडेंट की डाउट रिपोर्ट। है तो सर उस डाउट के लिए भी तो इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजेंगे पंचनामा भर के। बिल्कुल। भाई हमें इसके बारे में ये डाउट है। हाँ, पंचनामे में यही तो लिखा जाता है कि भाई इसकी मृत्यु संदिग्ध है। हाँ, इसकी मृत्यु ऐसे होना प्रतीत होती है, उसी पे वो पंच लोग साइन करते हैं, आसपास के जो लोग बनाए जाते हैं पंच। ठीक है ना। तो धारा 3 कह रही है कि व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय ए वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और सेकंड द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offence in relation to such woman, or third the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage and any relative of such person relative of the woman has made a request in this behalf, or fourth
there is any doubt regarding the cause of death, or fifth, the police officer for any other reason considers it expedient so to do, ठीक है, he shall, subject to such rules of the state government, may prescribe in this behalf, forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical men appointed in this behalf by the state government, if the state of the weather and the distance admit of its being so forwarded without risk of such, ये क्या है, putrefaction on the road as would render such examination unless, ठीक है। तो ये कह रही है धारा 3 कि जब मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर हत्या अंतर्विलत है, या नंबर 2, मामला किसी स्त्री को उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों से संबंधित है जो वह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है, या नंबर 3, मामला किसी ऐसी स्त्री के उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने इस निमित्त निवेदन किया है ना, या नंबर 4, मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, या नंबर 5, किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी को ऐसा करना समीचीन समझता है, तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी, यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर की उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य आयुर्वेद चिकित्सक के पास भेजेगा। इज दैट क्लियर? तो ये संदेह जब उत्पन्न हो जाता है, सदप अभी आप कह रहे थे ना कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है या कैसा, तो फिर वो संदेह क्लियर करने के लिए ही तो उसको भेजते हैं कि भाई इसका पीएम करा लीजिए, पीएम से क्लियर हो जाएगा, पोस्टमार्टम में इसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और उपधारा 4 कह रही है कि द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड inquest, namely any district magistrate or sub-divisional magistrate and any other executive magistrate especially empowered in this behalf by the state government or the district magistrate। उपधारा 4 के लिए कि निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कौन कौन? कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये लोग हैं जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, और जहां कमिश्नरेट लागू है वहां पुलिस के अधिकारी को ही ये पावर प्राप्त हो जाती है। क्यों अमित? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। ठीक है, सभी को नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।